चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, कुछ भी इसमें टेक्निकल नहीं है और 8 नंबर तक का क्वेश्चन आप इस चैप्टर से उम्मीद कर सकते हैं कि पूछा जा सकता है। देखिए होता क्या है, अगर सपोज कोई कंपनी अभी फॉर्मेशन प्रोसेस में है, अभी कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कर दिए हैं, लेकिन रजिस्ट्रार की तरफ से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं मिला। कंपनी इज इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन और कंपनी अभी फॉर्मेशन हुआ नहीं, इसी दौरान कोई बिजनेस टेक ओवर कर लेती है। सपोज 30 मई को कंपनी ने एक बिजनेस टेक ओवर कर लिया और कंपनी का जो फॉर्मेशन प्रोसेस है सपोज वो कंप्लीट होता है जाकर 31 अगस्त को। तो 30 मई को बिजनेस टेक ओवर कर लिया था, 30 मई से लेके 31 अगस्त तक जब तक कंपनी फॉर्म नहीं हो गई, बिजनेस उसने फॉर्मेशन से पहले टेक ओवर कर लिया। क्या ये पॉसिबल है सर? डेफिनेटली पॉसिबल है। तो 30 मई से लेके 31 अगस्त तक बिजनेस तो चल रहा था, चाहे कंपनी फॉर्म नहीं हुई थी। तो 30 मई से 31 अगस्त तक कंपनी ने जितने भी प्रॉफिट्स कमाए वो इनकॉर्पोरेशन से पहले कमाए। अभी कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है, क्योंकि कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 31 अगस्त को। 31 अगस्त के बाद जो भी बिजनेस कमाएगा दैट इज अ सेपरेट इशू, लेकिन 31 अगस्त से पहले जितने भी प्रॉफिट्स कमाए उसको टेक्निकली नाम दिया जाता है प्रॉफिट्स प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। नाम ही अपने आप में सब कुछ बताता है कि इनकॉर्पोरेशन से पहले के प्रॉफिट्स। तो 31 अगस्त से पहले मतलब 30 मई से 31 अगस्त तक जितना भी कमाया उस कंपनी ने दैट विल बी कॉल्ड एज प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, और 31 अगस्त के बाद जितना भी कमाया दैट विल बी कॉल्ड एज प्रॉफिट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। हमें इस चैप्टर के अंदर क्या होगा, वो पूरी की पूरी आपको एक डिटेल दे देगा पूरे के पूरे साल की, जिसके अंदर वो बता देगा कि प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड कितना है और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड कितना है। और हमें सारे एक्सपेंसेस और सारे इनकम्स को एक पर्टिकुलर रेशोज के अंदर बाइफरकेट करना पड़ेगा कि कितना पार्ट प्री में जाएगा और कितना पार्ट पोस्ट में जाएगा। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, आइए शुरू करते हैं। नोट्स पूरे साथ साथ आपको जरूर बनाने हैं। देखिए, इफ रनिंग बिजनेस इज टेकन ओवर बाय प्रमोटर्स ऑफ कंपनी एंड द कंपनी इज इन द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अभी कंपनी इनकॉर्पोरेशन के प्रोसेस में है, इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है, देन प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय सच बिजनेस टिल इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी आर टर्म्ड एज प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। ये आपसे 2 नंबर का थ्योरी में पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। लेट अस टेक एन एग्जांपल। कंपनी ने बिजनेस टेक ओवर कर लिया 30 मई को, कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेट होती है जाके 30 नवंबर को, ठीक है। 30 नवंबर को इनकॉर्पोरेट होती है, ईयर एंड होता है 31 मार्च को, दिस इज ईयर एंड, ठीक है। तो बिजनेस टेक ओवर हुआ था 30 मई को, इनकॉर्पोरेशन हुआ 30 नवंबर को। तो इस पीरियड से लेके इस पीरियड तक जितने भी प्रॉफिट्स आएंगे दैट विल बी कॉल्ड एज प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। और 30 नवंबर के बाद 31 मार्च तक ईयर एंड तक कंपनी जितना भी कमाएगी दैट विल बी कॉल्ड एज पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स। समझ में आया? श्योर। कैसे निकलेंगे, क्या निकलेंगे, लीव इट, वो मेरी हेडेक है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। आप इसको एक बार फटाफट पहले नोट करिए फास्ट। चलिए बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। जो ये प्रॉफिट्स आए आपके प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। देखिए, जो भी प्रॉफिट होते हैं प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन ये कैपिटल नेचर के प्रॉफिट्स होते हैं। किस नेचर के? कैपिटल नेचर के। ट्रीटेड एज प्रॉफिट्स ऑफ कैपिटल नेचर। क्योंकि ये कैपिटल नेचर के प्रॉफिट होते हैं इसलिए इसको जो भी अमाउंट निकल के आता है इसको हम क्रेडिट कर देते हैं कैपिटल रिजर्व में, वो P&L के अंदर नहीं जाएगा। ऐसा क्यों सर? देखो, अभी कंपनी इनकॉर्पोरेट ही नहीं हुई, कंपनी एग्जिस्टेंस में ही नहीं आई, एग्जिस्टेंस से पहले ही उसने कुछ कमा लिया, तो इट कैन नॉट बी ऑफ रेवेन्यू नेचर एट ऑल, डेफिनेटली इट विल बी ऑफ कैपिटल नेचर एंड दैट्स व्हाई इट इज क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। सर जरूरी है कि प्रॉफिट्स ही आएंगे? तो बेटा जितने आप क्वेश्चन करोगे उसमें तो प्रॉफिट्स ही आएंगे, लेकिन टू बी सेफर साइड आपको एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। लॉस अगर आ जाता है तो क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर लॉस आ जाता है प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन तो हम उसे बैलेंस असेट साइड शो करेंगे बैलेंस शीट के अंदर अंडर द हेड करंट असेट्स, अदर करंट असेट्स, ठीक है। या दूसरा ट्रीटमेंट ये होता है कि उसको हम गुडविल अकाउंट के अंदर दिखा दें। गुडविल अकाउंट में दिखाने के पीछे क्या रीज़न है सर? चलो असेट साइड दिखाया बैलेंस शीट में, फिक्टिशियस असेट है ये समझ में आता है, बट वाई इन द नेचर ऑफ गुडविल? गुडविल क्यों?
तो देखिए बेटर तो ये आपको समझ में आएगा जब मैं आपको एमलगमेशन चैप्टर करवाऊंगा, तब ये आपको समझ में आएगा कि हम उसे क्यों बोलते हैं कि ऑल्टरनेटिवली इट कुड बी डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, इसके पीछे रीज़न क्या है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर हिंट देना चाहूँगा कि ऐसा क्यों। सपोज जो बिजनेस परचेज हुआ, वो बिजनेस परचेज हुआ लेट अस अज्यूम ऑफ ₹250 लाख का, ठीक है। और जो बिजनेस आपने परचेज किया उसके पास बेटा नेट असेट्स थे सपोज 200 लाख के, ठीक है। तो आपने जो बैलेंस एक्सेस पे किया है 50 लाख रुपीस, इसको आपने कहाँ पे दिखाया होगा, किस नाम से बताओ। इसको हमने दिखाया होगा गुडविल के नाम से 50 लाख रुपए, यस और नो। 50 लाख रुपए आपने गुडविल के नाम से दिखाए होंगे। अब देखो कंपनी अभी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है कब, 30 नवंबर को, ठीक है। और इस इनकॉर्पोरेशन के दौरान सपोज इस दौरान लेट अस अज्यूम जो लॉस है इस पीरियड का वो आ जाता है 10 लाख रुपए, ठीक है। 10 लाख रुपए का लॉस आ जाता है। तो आप एक बात बताओ, जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है 30/11 को, उसको वो बिजनेस 250 लाख का पड़ा, या उसको वो बिजनेस 250 लाख प्लस उस बिजनेस का जो 10 लाख रुपए का लॉस है। देखो कंपनी के पास तो जो बिजनेस आया वो 30/11 से आया, क्योंकि कंपनी उस दिन इनकॉर्पोरेट हुई है। तो कंपनी को एक तरह से देखा जाए तो ये बिजनेस कितने का पड़ा, 260 लाख रुपए का पड़ा, यस और नो। जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेशन में आई उसको ये बिजनेस की औकात कितनी पड़ी है, 260 लाख रुपीस। तो अगर आप इसे 250 की जगह 260 लो और इसमें 250 माइनस करो तो गुडविल आपकी देखो कितनी 200 माइनस करो तो गुडविल कितनी आ जाती है आपकी, 60 लाख आ जाती है, यस और नो। और ये 60 आई कैसे, 50 में आप देखो 10 लाख रुपए तो ऐड हो गए। तो इसीलिए बोला जाता है कि ऑल्टरनेटिवली आप इसको गुडविल अकाउंट पे भी लेके जा सकते हैं। समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब हम एडवांस अकाउंट्स में एमलगमेशन चैप्टर पढ़ेंगे तब ज़्यादा आपको अच्छा समझ में आएगा। और अगर अभी आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, बट अदरवाइज ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, वहाँ आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो प्रॉफिट्स हैं, वी हैव टू क्रेडिट इन कैपिटल रिजर्व। लॉस है, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, जस्ट इसलिए आपको बता दिया कि आप इसे बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाइए, ऑल्टरनेटिवली डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। समझ में आई बात। तो ये था आपका एक ट्रीटमेंट कि किस तरीके से हमें प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन को ट्रीट करना है। अब इशू आता है कि हाउ टू कंप्यूट प्रॉफिट्स प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, किस तरीके से हमको ये प्रॉफिट जो है वो निकालने हैं। तो देखिए 2 तरीके होते हैं उसके, जिसमें हम मेथड 2 ही फॉलो करते हैं। मेथड 1 क्या है, सबसे पहले मेथड 1 देखो क्या होता है। इसके अंदर आप बेसिकली जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उस दिन ओल्ड बुक्स को क्लोज कर दो, क्लोज द ओल्ड बुक्स ऑन द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई मतलब 30/11 को, उस दिन आप ओल्ड बुक्स को क्या कर दो, क्लोज कर दो। और उस दिन जितना भी परचेज कंसिडरेशन और नेट असेट्स है उनके बीच में डिफरेंस निकालो। मतलब छोटा सा एग्जांपल, ये जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा था, देखिए मैं आपको यही बता रहा था कि 30/11 है, ठीक है। 30/11 को अगर हम देखें तो एक तरह से बिजनेस हमें कितने का पड़ा, 250 लाख प्लस 10 लाख कितने का हो गया, 260 लाख रुपए का। तो आप डिफरेंस निकालो परचेज कंसिडरेशन और नेट असेट्स के बीच में, और डिफरेंस जो है या तो वो गुडविल आएगा या कैपिटल रिजर्व आएगा, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि आपने ओल्ड बुक्स क्लोज कर लिए तो फिर फ्रेश बुक्स आप दोबारा से रीओपन करोगे। इट्स लाइक डिसोल्यूशन, कि आपने डिसोल्यूशन कर लिया है कि बेसिकली आप ओल्ड बुक्स को जो है वो क्लोज कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद न्यू बुक्स को ओपन करिए। ओल्ड बुक्स को जब आप क्लोज करेंगे तो ऑटोमेटिकली पीसी और नेट एसेट्स निकालेंगे तो डिफरेंस गुडविल या कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। उसके बाद नए बुक्स आप ओपन करिए। लेकिन नॉर्मली ये मेथड फॉलो नहीं होता क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है और ये हमारे सिलेबस का पार्ट भी नहीं है। हमें मेथड 2 ही फॉलो करना है, ठीक है। ये मेथड 1 है। मेथड 2 क्या है? अब आप कहेंगे कि सर डीजो में तो ये मेथड किया था हमने, वहाँ पे तो हमने नेट एसेट्स गुडविल निकाले थे। अरे तो भैया वहाँ पर तो कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, यहाँ तो अभी कंपनी एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। कंपनी अभी एग्जिस्टेंस में आएगी उससे पहले ही बिजनेस टेक ओवर कर लिया आपने। ये देखो यहाँ टेक ओवर कर लिया। कंपनी बनेगी कब? इस दिन, यस और नो। तो इसीलिए वो वाला मेथड जो आपने डीजो में पढ़ा है वो भी यहाँ फॉलो हो सकता है, लेकिन बहुत लेंदी हो जाएगा प्रोसेस, इसलिए नहीं करना। बहुत सिंपल मेथड है हमारे सामने। क्या? कीप द सेम बुक्स कॉन्टिन्यूड एंड डिवाइड द प्रॉफिट्स अर्न्ड इन प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन। उन्हीं बुक्स को आप कंटिन्यू करिए और प्री और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड के अंदर उसको आप डिवाइड कर दीजिए। और कैसे डिवाइड होंगे उसके लिए बेसिकली हम रेशोज की हेल्प लेंगे, टाइम एंड टर्नओवर, जो कि मैं अब आपको एक एक करके सिखाना शुरू करूँगा, ठीक है। तो अभी तक जितना आपने पढ़ा है उसको मैं अगर रिकंसाइल करूँ सारा का सारा, सिर्फ छोटी छोटी 2-3 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले
कि प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन होता क्या है कि बिजनेस टेक ओवर कर लिया, कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई, तो जब तक कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हो जाती तब तक के सारे प्रॉफिट जो हैं वो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन कहलाएंगे। पॉइंट नंबर 2, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का ट्रीटमेंट क्या होगा भैया, वो कैपिटल रिजर्व माना जाएगा। इन केस लॉस आता है तो देखिए वैसे तो लॉस आएगा नहीं, लेकिन आता है तो बैलेंस शीट में असेट साइड या गुडविल अकाउंट लेके जाना है। पॉइंट नंबर 3, हाउ टू कंप्यूट प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता दिया। ब्रॉडली 2 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड होता है कि ओल्ड बुक्स जो हैं डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को क्लोज कर दो, उस दिन नेट एसेट पीसी का डिफरेंस निकालो, गुडविल कैपिटल रिजर्व, और दोबारा से बुक्स ओपन कर लो, लेकिन ये मेथड फॉलो नहीं होता। मेथड 2 क्या है कि ओल्ड बुक्स जो हैं उसी को ही कंटिन्यू रखो, ठीक है, और इस दौरान जितने भी आपके पास प्रॉफिट्स आए हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, जो भी आपके पास टोटल प्रॉफिट्स आए हैं उसको कुछ रेशोज की मदद से डिवाइड कर दो 2 पीरियड्स में, प्री और पोस्ट के अंदर। जैसे सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि सपोज हमने सैलरी दी इस दौरान पूरे पीरियड के अंदर 1 लाख रुपए की, ठीक है, और आप देखें 30 मई से लेके 30/11 तक टोटल कितना टाइम होता है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, 2 3 4 5 6 महीने होते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च 4 महीने होते हैं, ठीक है। तो ये 6 महीने हैं और यहाँ पर कितने हैं आपके 4 महीने। और पूरे साल में अगर आपने 1 लाख रुपए की सैलरी पे करी है तो इसमें 6 मंथ्स की प्री है और 4 मंथ्स की पोस्ट है, तो आप इसे 3:2 की रेशो में बांट दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा कि 60,000 रुपये आपने सैलरी पे करी है इस टाइम पीरियड की, प्री पीरियड की, और 40,000 रुपये आपने पे करी है पोस्ट की। ये सारी चीज़ें डिटेल में आगे सिखाऊंगा, जस्ट आपको यहाँ रेफरेंस पर्पस से एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि किस तरीके से विद द हेल्प ऑफ रेशोज हम जो है इसको आगे निकालने जा रहे हैं। समझ में आया? ये सारा आगे उसी का ही है। उससे पहले आप ये सारा एक बार नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। थैंक यू। चलिए बात करते हैं कि हमें अपोर्शनमेंट करना किस तरीके से है। देखिए ये एक पूरी की पूरी मैंने आपके सामने टेबल बनाई है और इससे बाहर कुछ भी नहीं है। एग्जाम टाइम में सिर्फ ये टेबल आप रिवाइज कर लेंगे, आपका पूरे 8 नंबर पक्के। देखिए सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट जो है वैसे डायरेक्टली लिंक होता है सेल से, तो हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस है कि हम उसे टर्नओवर रेशो के अंदर बांटे। बट अगर टर्नओवर रेशो गिवन नहीं है तो फिर उस केस के अंदर हमारी सेकंड प्रेफरेंस रहेगी कि हम उसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में लें, और अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशो भी गिवन नहीं है तो फिर हमारी थर्ड प्रायोरिटी रहेगी कि हम उसे टाइम रेशो के अंदर बांटेंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर ये टर्नओवर रेशो और टाइम रेशो है क्या? मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ, बड़े ध्यान से देखिए। कंप्यूटेशन ऑफ टाइम रेशो। सपोज बिजनेस टेक ओवर किया हमने 1 जून 2010 को और कंपनी की डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है 30 सितंबर 2010 और बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होते हैं 31 मार्च 2011 को। देखिए इस तरह की इंफॉर्मेशन हमेशा आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी, जिसको आपको सबसे पहले टाइम स्केल डायग्राम के ऊपर बनाना है। ये जो टाइम स्केल डायग्राम है इस तरीके का बना लीजिएगा, इन्वेस्टमेंट में भी पढ़ाया था आपको। बिजनेस टेक ओवर हुआ कब? 1 जून 2010 को। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है 30 सितंबर और 31 मार्च तक बिजनेस चला। अब देखिए कौन कौन से महीने हैं यहाँ पे, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, 4 मंथ्स हैं, येस और नो। और यहाँ पर अगर आप देखें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, येस और नो। तो यहाँ कितने हैं? 6 मंथ्स। तो 4 रेशो आपका, अरे भाई 4:6, ठीक है। तो आपकी यहाँ पर टाइम रेशो आ जाती है कितनी? 2:3। ये आपकी टाइम रेशो आ जाती है। ये थोड़ा सा गलत है, इसको हटा दीजिएगा। 4 मंथ्स यहाँ पे, 6 मंथ्स यहाँ पे, तो 4:6, जिसको आप सिंप्लीफाई करें तो आपकी टाइम रेशो आ जाती है 2:3, ठीक है। तो टाइम रेशो कैसे निकालनी है आपको समझ में आ गया? पक्का आ गया? श्योर। तो सबसे पहले आप इसको टाइम रेशो को बेशक नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब टर्नओवर रेशो किस तरीके से निकालनी है ये देखिए। सपोज आपको डेट ऑफ टेक ओवर गिवन है 1 अगस्त 2017, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन है 30 सितंबर 2017, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होते हैं 31 मार्च 2018, और एक इन्फॉर्मेशन गिवन है कि सेल्स वर ट्वाइस फ्रॉम नॉर्मल सेल्स। जितनी भी नॉर्मल सेल्स होती हैं उनसे डबल सेल हुई बिटवीन 1 नवंबर 2017 से 28 फरवरी तक। जो नॉर्मल सेल्स थी उसकी डबल सेल हुई।
अब देखिए, आप सबसे पहले अगर देखें तो डेट ऑफ टेक ओवर क्या है, 1 अगस्त। ये सुनो, जिस दिन आपने बिजनेस को टेक ओवर किया वो डेट क्या है, 1 अगस्त 2017। सिंपल सा एक एग्जांपल है और ये सबसे टेक्निकल है, इससे टेक्निकल कुछ नहीं है। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या थी, 30 सितंबर 2017, ये सुनो। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब क्लोज होते हैं, 31 मार्च 2018। अब सपोज हम मान लेते हैं कि नॉर्मल सेल्स हमारी एक्स है, मैंने यहाँ लिख भी दिया, लेट द नॉर्मल सेल्स भी ₹X पर मंथ, आप देख सकते हैं, ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब अगर नॉर्मल सेल्स हमारी एक्स पर मंथ थी तो अगस्त में हमारी एक्स सेल हुई, सितंबर में हमारी एक्स सेल हुई, अक्टूबर में भी हमारी एक्स सेल हुई, 1 नवंबर से हमारी सेल्स ट्वाइस हो गई। तो अगर हमारी एक्स पर सेल चल रही, नॉर्मल सेल एक्स चल रही थी तो डबल हो गई, मतलब 2x हो गई। दिसंबर में भी 2x हुई, जनवरी में भी 2x, फरवरी में भी 2x, और 28 फरवरी तक हमारी सेल्स डबल चली है। मार्च में फिर हमारी नॉर्मल सेल्स हुई सिर्फ x। समझ में आ गया? शो। अब देखिए, इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम पीरियड है अगस्त और सितंबर का, आपका प्री इनकॉर्पोरेशन है, यस और नो। तो देखिए कितनी सेल्स है इसमें, x और x। तो यहाँ पर मैंने लिया x प्लस x, कितना हो गया बेटा, 2x हो गया, यस और नो। फिर आप देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी जो सेल्स है 30 सितंबर से 31 मार्च तक कितनी है, x प्लस 2x। देखिए x ये वाला, इसके बाद पेन चेंज करता हूँ, ये देखिए यहाँ x, यहाँ पे भी x, फिर ये 2x 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 2x, 4 बार 2x है, 2x 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 2x, और फिर यहाँ पर x, तो ये आ गया 10x। ठीक है, 2x और 10x आपका आ गया रेशो, आया ना। तो 2:10 आ गया और टर्नओवर रेशो आ गई 1:5। ठीक है, तो ये सबसे टेक्निकल है, इससे टेक्निकल टर्नओवर रेशो किसी भी क्वेश्चन में नहीं है जो आपके पास अवेलेबल है। तो आपको समझ में आ गया कि हमें किस तरीके से टाइम रेशो और टर्नओवर रेशो निकालनी होती है, कोई इसमें दिक्कत तो नहीं है। फटाफट आप एक को, बेशक दोनों को एक बार नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब वापस आते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो जो है, हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी कि ग्रॉस प्रॉफिट को टर्नओवर रेशो में बांटें। इन केस वो नहीं है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में टाइम। वैसे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जिसमें टर्नओवर रेशो ना हो। इसके बाद जितने भी फिक्स्ड कॉमन एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि सैलरीज, ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस, रेंट एंड रेट्स, स्टेशनरी, टेलीफोन, डिप्रिसिएशन, पोस्टेज, मिसलिनियस एक्सपेंस, ये सब आपको टाइम रेशो के अंदर बांटने हैं। ठीक है, क्योंकि इनका देखिए सैलरीज टाइम से रिलेटेड होती हैं, रेंट टाइम से रिलेटेड होता है, स्टेशनरी, टेलीफोन जनरली टाइम से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, हाँ, अगर कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है तो बात अलग है। अगर कोई एक्सपेंसेस सेल से लिंक है तो वो किस रेशो में जाएगा, टर्नओवर रेशो के अंदर। अब कौन से हो सकते हैं, कार्टेज आउटवर्ड, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, कमीशन ऑफ सेल्स एजेंट, एडवर्टीजमेंट, बेड डेट्स, सेल्स से रिलेटेड है, ब्रोकरेज, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस। तो ये सारे जो हैं वो टर्नओवर रेशो के अंदर आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। ठीक है, देखिए चार्ट बना लीजिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हो सकते हैं जो एक्सक्लूसिवली पोस्ट इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड हो, मतलब इनकॉर्पोरेशन के बाद, जैसे डायरेक्टर फीस। देखो डायरेक्टर कंपनी के होते हैं और कंपनी जब एग्जिस्टेंस में आएगी उसी के बाद तो डायरेक्टर अपॉइंट होंगे। तो अगर डायरेक्टर फीस लिखा हुआ है तो वो है ही पोस्ट इनकॉर्पोरेशन सारा का सारा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, एक बात बताओ, डिवेंचर कौन इशू कर सकता है, कंपनी इशू कर सकती है, हाँ या ना। तो जो भी डिवेंचर पे इंटरेस्ट होगा वो भी सारा का सारा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते ही कंपनी से रिलेटेड है। अंडरराइटिंग फीस कंपनी से रिलेटेड होती हैं जब कंपनी शेयर्स वगैरह इशू करती है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स। तो देखिए जो है ही चीज कंपनी की, जो खर्चे ही कंपनी के हैं, बाय डिफॉल्ट वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। उसमें प्री और पोस्ट में बांटने का कोई तुक ही नहीं होता, वो सारा पोस्ट में ही जाएगा। समझ में आ रहा है ये आपको, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है ऑडिट फीस। देखिए ये जनरली आपको गिवन होती है। अब ऑडिट फीस दो तरह की हो सकती है, कंपनी ऑडिट फीस या इनकम टैक्स ऑडिट फीस। देखिए कंपनीज को कंपनी 2013 के हिसाब से कंपलसरी कंपनी ऑडिट करवाना ही होता है। तो अगर कंपनी ऑडिट फीस है तो ऑब्वियसली कंपनी बनने के बाद की है तो सारा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में जाएगा। लेकिन इनकम टैक्स ऑडिट फीस है। अब इनकम टैक्स क्या होता है, देखिए अगर आपका टर्नओवर एक स्पेसिफिक लिमिट को क्रॉस करता है, आपके बिजनेस का टर्नओवर एक स्पेसिफिक लिमिट को क्रॉस करता है तो आपको इनकम टैक्स के हिसाब से भी ऑडिट करवाना पड़ता है। ठीक है, तो अगर इनकम टैक्स ऑडिट आप पे कर रहे हैं, इनकम टैक्स की ऑडिट फीस पे कर रहे हैं तो वो फिर टर्नओवर रेशियो के अंदर जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनकम टैक्स जो है वो टर्नओवर पे डिपेंड करता है कि आपका टर्नओवर कितना है, वो स्पेसिफिक लिमिट को क्रॉस करता है तभी आपको इनकम टैक्स ऑडिट करवाना पड़ता है। कंपनी है तो उसे कंपनी ऑडिट करवाना ही पड़ेगा।
अब कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में सिर्फ ऑडिट फीस लिखा होता है, बाइफिकेशन नहीं होता ना कंपनी में और इनकम में कि भाई वो कंपनी ऑडिट फीस है या इनकम टैक्स ऑडिट फीस है। बाइफिकेशन है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर बाइफिकेशन नहीं है तो इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड एज्यूम इट टू बी कंपनी ऑडिट फीस, ठीक है। और उसकी एजम्पशन आप वर्किंग नोट्स के अंदर बाकायदा लिख कर आएंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए कंपनी ऑडिट तो करवाना ही पड़ेगा, कंपनी फॉर्म हुई है। इनकम टैक्स ऑडिट टर्नओवर पे डिपेंड करता है, पता नहीं वो करवाना पड़े ना करवाना पड़े, तो इसीलिए बेटर एजम्पशन है कि हम उसे कंपनी ऑडिट फीस मान लें अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ और उसका वर्किंग नोट के अंदर एजम्पशन देकर आ जाए। समझ में आई बात? तो ये था आपका 5th पॉइंट। और लास्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन टू वेंडर। अब ये क्या है, मैं आपको सिंपल से एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए कंपनी का टेक ओवर हुआ 1 अप्रैल 19 को, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है 31 अगस्त 2019 और डेट ऑफ पेमेंट जो है परचेज कंसिडरेशन की वो है 30 नवंबर 2019। मतलब जो कंपनी ने बिजनेस टेक ओवर किया है उसका, ठीक है, तो उसकी कंसिडरेशन ऑब्वियसली पे की होगी। तो जो पीसी डिस्चार्ज की गई वो 30 नवंबर 2019 को। अब देखिए बिजनेस टेक ओवर हुआ था 1 अप्रैल 19 को, जबकि उसकी पेमेंट कब की जा रही है 30 नवंबर 19 को। तो ऑब्वियसली ये जो टाइम गैप है इसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, यस और नो। तो देखिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स इसमें लिखा हुआ है कि क्लोज हो रही है 31 मार्च को, लेकिन इस चीज़ में इसकी कोई भी रेलिवेंस नहीं है, ये इररेलीवेंट चीज़ है, इसको आपको नहीं देखना। आपने देखना है टेक ओवर कब हुआ, इनकॉर्पोरेशन कब है और डेट ऑफ पेमेंट कब हुई परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन को डिस्चार्ज कब किया गया, 31 मार्च के बाद ये जो चीज़ है उसकी आपके लिए कोई भी किसी तरह की रेलिवेंस नहीं है। 30 नवंबर को डिस्चार्ज हो। अब आप इसके बीच में टाइम रेशो निकालिए। ये देखिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, जबकि यहाँ पर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने, यहाँ पर 5 महीने। तो रेशो क्या आया 5:3 आया। तो ये 5:3 के अंदर जो है इंटरेस्ट अमाउंट जो पे किया है उसको हम डिवाइड करेंगे। इट इज़ इमैटेरियल व्हेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड। ये देखिए ये चीज़ ही यहीं पर लिखी है। इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन टू वेंडर, कंप्यूट टाइम रेशियो बिटवीन date of takeover to the date of incorporation and date of incorporation to date of payment। date of takeover से जो इस दिन टेकओवर हुआ है उस दिन से लेके डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तक और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से जिस दिन पेमेंट हुई है, ठीक है। जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं उसकी कोई रेलिवेंसी अपने आप में नहीं है। सिर्फ ये इकलौता पॉइंट है जिसके लिए एक स्पेसिफिक रेशो हमें निकालनी पड़ेगी, और ये भी कब, जब परचेज कंसिडरेशन हाथों हाथ डिस्चार्ज नहीं करी, स्पेसिफिक डेट पे करी है, तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा कंपनी को और उस इंटरेस्ट को फिर हमें प्री और पोस्ट में बांटना पड़ेगा। और किस तरीके से वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। टाइम रेशियोज बता दी, टर्नओवर रेशियो बता दी और 6 आपको कॉलम्स बता दी, जिससे आप पूरा का पूरा चैप्टर अब कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। बस ये इतना ही चैप्टर है, इसमें और कुछ भी नहीं है। अब हम 2-3 एग्जाम्पल्स लेते हैं जिससे अपना हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपको ये सारा का सारा बस नोट डाउन कर लेना है और अब मैं आपको जो क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूँ उसको कर लीजिए और उसके बाद बुक में जितने क्वेश्चन हैं आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। ABC Limited was incorporated on 1st May to take over the business of DEFN Company from 1/1/2010। 1 जनवरी से टेक ओवर कर लिया है। द समराइज्ड P&L आपको गिवन है, ये P&L की इंफॉर्मेशन गिवन है। अब देखिए आप डिसाइड करिए खुद कि कौन सी चीज़ किस रेशियो के अंदर हमें डिवाइड करनी है, ठीक है। उसके बाद कुछ नीचे इंफॉर्मेशन है। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस एंड कैलकुलेशन ऑफ प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग। GP रेशियो वाज कांस्टेंट। सेल फॉर जनवरी एंड अक्टूबर वर 1.5 times द एवरेज मंथली सेल्स वैल्यू फॉर दिसंबर। सेल्स फॉर दिसंबर वर ट्वाइस द एवरेज मंथली सेल्स। कह रहा है जनवरी एंड अक्टूबर में 1.5 टाइम सेल हुई है मंथली सेल की, और दिसंबर के अंदर जो एवरेज सेल होती है उसके मुकाबले हमारी डबल सेल्स हुई है। बैड डेट्स जो है आर शोन आफ्टर अ रिकवरी ऑफ 7,000 ऑफ बैड डेट्स फॉर सेल मेड इन जुलाई दिस। ओके, मैनेजर की सैलरी 2,000 पर मंथ पड़ी है 1 मई से। इन्वेस्टमेंट सारी हमने अप्रैल में बेच दी। द एंटायर ऑडिट फीस रिलेटेड टू द कंपनी। चलिए क्योंकि क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हमेशा आपको जो है वो निकालनी है टाइम रेशियो और टर्नओवर रेशियो। सबसे पहला काम ही यही है। तो आइए ये देखिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट पूरी बना रखी है, ये सब मैं आपको सिखाऊंगा, इसको छोड़िए वर्किंग नोट में। सबसे पहले हमें निकालना है कंप्यूटेशन ऑफ
टाइम रेशियो। सबसे पहला काम जो है, इसके बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। बढ़ सकते हैं तो बताओ, नहीं बढ़ सकते ना। और उसके लिए आप एक टाइम स्केल बनाएंगे। देखिए बिजनेस टेक ओवर कब हुआ है, सबसे पहले 1/1 को, ठीक है। तो 1/1, ठीक है, 2001 ले लेते हैं उसको। ये है जिस दिन बिजनेस को टेक ओवर किया गया है, ठीक है। इसके बाद आप ये देखेंगे कि किस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, दैट इज ऑन 1 मई, ठीक है। 1 मई जो है दैट इज अ डेट जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेशन हुई है, दिस इज डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और 31 दिसंबर 2001 जिस दिन बुक्स जो हैं आपकी वो क्लोज होती है, ठीक है। अब देखिए ये टाइम अगर आप देखें तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ठीक है। तो इसमें 4 मंथ्स आते हैं। और इधर अगर आप देखें तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इधर आपके आते हैं कितने, 8 मंथ्स, ठीक है। तो टाइम रेशियो आपका 4:8, दिस कम्स आउट टू बी 1:2। पहला काम आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद सेकंड जो आपको निकालना है दैट इज द टर्नओवर रेशियो। तो कंप्यूटेशन ऑफ टर्नओवर रेशियो, आप टर्नओवर रेशियो जो है वो अपनी कंप्यूट करेंगे। अब टर्नओवर रेशियो जो है उसके लिए उसने कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया आपको कि सेल्स इतनी हो गई, उतनी हो गई, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप पूरा एक अच्छा टाइम स्केल डायग्राम बनाइए, ठीक है। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 1 मई इज द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, दिस इज 1 जनवरी जब बिजनेस टेक ओवर हुआ। अब आप देखिए सेल्स जो है जनवरी और पहले नॉर्मल सेल्स जो है उसको आप एक्स मान लें। लेट द नॉर्मल सेल्स बी एक्स। सबसे पहला काम जो आपको करना है, लेट द नॉर्मल सेल्स बी ₹X पर मंथ, ठीक है। तो जब जब आपकी पहले देखिए सेल्स ज़्यादा कब हुई है, एक तो जनवरी में, अक्टूबर में 1.5 टाइम्स हुई है, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पर 1.5x और अक्टूबर में आपका 1.5x, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखें तो दिसंबर में आपकी सेल्स जो है ट्वाइस थी एवरेज सेल की, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 2x। तो बाकी आपकी नॉर्मल सेल्स हुई है तो उसके लिए सिर्फ आप x जो है वो लिखेंगे, ठीक है, कि आपकी जो नॉर्मल सेल्स है वो कितनी हुई है, सारी की सारी x हुई है, ठीक है। तो अब देखिए प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड के अंदर कितनी सेल्स हुई है वो आप लिखेंगे, प्री इनकॉर्पोरेशन सेल्स। तो यू कैन सी इट इज 1.5x प्लस x प्लस x प्लस x, दिस कम्स आउट टू बी 4.5x, ठीक है। और अगर आप देखें पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की सेल्स तो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5, 6 और 2, 8 और 9.5, तो दिस कम्स आउट टू बी 9.5x, ठीक है। ये आपकी आ रही है। तो ये आपका आता है, मैं नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ, 4.5x और रेशो 9.5x, x क्या आपका, तो इसको बेशक इस फॉर्म में लिख लेते हैं 9.5, तो पॉइंट इसका 10 इसका 10 आपस में कट गए, तो 45 रेशो 95 आता है। तो ये आप इसे सॉल्व करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 9:90। तो ये आपकी जो है वो सेल्स रेशो आ गई 9:19। तो सबसे पहला काम जो है वो हमारा कंप्लीट हुआ। अब एक एक करके देखिए शुरू करते हैं बड़े आराम से। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 10,64,000, ये सुनो। तो 10,64,000 है। इन्होंने यहाँ पर एक कॉलम आप बेशक बना सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने बनाया नहीं, आप यहाँ पर एक कॉलम बना सकते हैं बेसिस का, ठीक है। तो जैसे ग्रॉस प्रॉफिट है वो आप किस बेसिस पे बांट रहे हैं, टर्नओवर, तो आप लिख दीजिएगा टर्नओवर रेशियो, ठीक है। टर्नओवर रेशियो अब कितनी है हमारी बताओ, 9:19, हाँ या ना। तो सीधे आपको वर्किंग नोट में दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे 10,64 को से डिस्ट्रीब्यूट करिए। 10,64,000 डिवाइडेड बाय 28 इंटू 9, दिस कम्स आउट टू बी 3,42,000 और ये आप करेंगे 7,22,000, ठीक है। समझ में आ गया, श्योर। एक एक करके एकदम आराम से चलते हैं। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना दिख रहा है आपको, 36,000। यहाँ उसने बताया कि सारी की सारी इन्वेस्टमेंट्स हमने अप्रैल में बेच दी, दिख रहा है आपको सारी इन्वेस्टमेंट। तो जो भी, एक बात बताओ, ये इंटरेस्ट आपको मिला होगा तो सारा का सारा फिर प्री पीरियड का हुआ ना, क्योंकि देखो आपने इन्वेस्टमेंट अप्रैल में ही बेच दी,
मीन्स प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में ही आपने सारी की सारी जो इन्वेस्टमेंट्स थी वो बेच दी, तो जितना भी आपको इंटरेस्ट मिला वो सारा क्या होगा, प्री इनकॉर्पोरेशन। तो अगर कुछ स्पेसिफिक गिवन है तो उसको हमें ध्यान रखना है, सारा प्री इनकॉर्पोरेशन में हमने डाल दिया, ठीक है। इसके बाद देखिए उसने बोला बेड डेट्स आर शोन आफ्टर एडजस्टिंग अ रिकवरी ऑफ 7,000 ऑफ बेड डेट्स फॉर अ सेल मेड इन जुलाई 2010। इसका मतलब क्या है समझो, देखो यहाँ आपको बेड डेट जो 91,000 गिवन है, प्रैक्टिकली वो कह रहा है कि ये बेड डेट से 91,000 प्लस 7,000 ये थे हमारे 98,000 की, ठीक है। हुआ क्या, हमने जो बेड डेट शो किए इसमें एक रिकवरी अमाउंट है 7,000 का, बेड डेट्स की रिकवरी हुई है, बेड डेट्स की हमने कुछ रिकवरी करी है, ठीक है। वो 7,000 रुपये हमने इसी में एडजस्ट कर दिए और फिर 91,000 रुपीज जो है वो हमने यहाँ पर शो कर दिया। एक बात बताओ, क्या ये तरीका ठीक है? नहीं है ना। कायदे से यहाँ पर ये जो अमाउंट है ये होगा 98,000 और यहाँ लिखा जाएगा बेड डेट रिकवरी, कायदे से ये होना चाहिए था, मतलब इसमें एक एरर भी उसने कर दी जो उसने आपको बता दी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। बेड डेट रिकवरी कितनी हुई है 7,000 की, और ये सेल्स थी किस टाइम पीरियड की जिसकी रिकवरी हुई है, जुलाई 2000, यस और नो, 20x लिखा हुआ है, अब जो मर्जी मान लीजिए। तो ये रिकवरी जो है बेड डेट रिकवरी रिलेटेड टू सेल्स इन प्री इनकॉर्पोरेशन, यस और नो। तो ये जो भी आपकी रिकवरी हुई है 7,000 रुपीज की, ये सारा का सारा हम कहाँ लेंगे, प्री के अंदर लेंगे। समझ में आ गया? शो। तो ये आ गया 385 722। अब एक एक करके आइए यहाँ पे। रेंट एंड टैक्सेस टाइम रेशियो में होता है, 1:2 आई थी आपकी, ठीक है। तो उसे आपने 1:2 के अंदर बांट दिया। यहाँ पे आप बेशक लिखिए कि ये टाइम रेशियो के अंदर होगा, कोई उसमें घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद सैलरी इंक्लूडिंग मैनेजर सैलरी 85,331। अब इसका वर्किंग नोट आपको बनाना पड़ेगा क्योंकि सैलरी के लिए उसने कुछ बताया था यहाँ पर कि मैनेजर की सैलरी 2,000 रुपये महीना बढ़ गई 1 मई से, ठीक है। तो देखिए आप अगर आप सैलरी की बात करते हैं तो टोटल सैलरी जो है आपने कितनी पे करी है, 3,31,000, 3,31,000, यस और नो, जिसमें से 85,000 जो है मैनेजर की सैलरी, मैनेजर्स सैलरी जो है वो है 85,000। तो अदर सैलरीज जो है वो कितनी होंगी, निकाल लेते हैं। 3,31,000 में से 85,000 माइनस करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 2,46,000। अब देखो ये वाली जो सैलरीज है वो तो टाइम रेशियो में बटनी है, हाँ या ना। तो दिस विल बी इन द रेशियो 1:2। तो प्री और पोस्ट जो है वो आपका अमाउंट इसके अंदर आ जाएगा। सो 2,46,000 डिवाइड बाय 3, दिस कम्स आउट टू बी 82,000 एंड दिस विल बी देन 1,64,000, ठीक है, ये आ गया। अब मैनेजर सैलरी के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि उनकी सैलरी भाई साहब की क्वेश्चन में गिवन है कि 1 मई से 2,000 रुपये महीना बढ़ गई थी, ठीक है, वॉज इंक्रीज बाय 2,000 पर मंथ फ्रॉम 1 मई। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात बताओ, अगर उनकी सैलरी बढ़ गई थी मई से लेके दिसंबर तक के लिए बढ़ गई 2,000 पर मंथ, तो 2,000 इंटू, अगर आप देखें मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मेरे हिसाब से तो ये 8 मंथ्स आते हैं, ठीक है। मतलब 16,000 की जो एक्स्ट्रा सैलरी है ये मई टू दिसंबर में उन्हें 2,000 रुपये महीने के हिसाब से 8 महीने के लिए 16,000 रुपये की एडिशनल सैलरी मिली है। और ये 16,000 रुपये जो है मई से दिसंबर का जो पीरियड है ये एक्सक्लूसिवली आ रहा है किसमें, इन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, हाँ या ना। ये जो 16,000 रुपये की सैलरी इनकी बड़ी है ये है किससे रिलेटेड, आप देखो मई से दिसंबर 2,000 इंटू 8 16,000 रुपये सारा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड है, यस और नो। तो जो बैलेंस सैलरी थी उनकी भाई 85 में से 16,000 तो ये हो गए, तो 85,000 माइनस 16,000 कम्स आउट टू बी 69,000। इसको आप अपनी नॉर्मल टाइम रेशियो में डिवाइड करिए तो ये आ गया प्री और पोस्ट, ठीक है। तो 69,000 डिवाइड बाय 3 कम्स आउट टू बी 23,000 और पोस्ट आपका इसके अंदर आ जाता है कितना 46,000, दैट इज
1:2, ठीक है। अब देखिए ये जो 16,000 रुपये, ये तो एक्सक्लूसिव पोस्ट था, तो इसमें फिर ये अलग से हम ऐड कर देंगे 16,000 रुपये, तो 46,000 प्लस 16,000 दिस कम्स आउट टू बी 62,000। तो मैनेजर सैलरी में 62,000 रुपये पोस्ट है और प्री कितना आएगा 23। दोबारा रिपीट करूं, 331 था, मैनेजर की सैलरी 85, अदर 246। जो अदर थी उसको तो सीधा टाइम रेशो में बांट दिया। मैनेजर की सैलरी जो 85 थी उसमें उसने बोला मई से दिसंबर 2,000 रुपये एडिशनल सैलरी मिल रही है पर मंथ, तो 2,000 इंटू 8 16,000 रुपये। ये पूरा पीरियड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का है, यस और नो? तो 16,000 रुपये तो एक्सक्लूसिव पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का है, हमें पता लग गया। तो बैलेंस 69,000 जो है वो तो पूरे साल का नॉर्मल है, तो उसे टाइम रेशियो में बांटा 1:2, 2346, फिर उसमें 16,000 ऐड कर दिए। तो टोटल अगर आप बाइफर्केशन देखें प्री का, तो 23,000 एक ये वाला और 82,000 वो आपका, तो कितना आता है देखिए 23,000 प्लस 82,000 दिस कम्स आउट टू बी 1,05,000, ठीक है। और अगर आप देखें पोस्ट का बाइफर्केशन, तो दिस इज 62,000 प्लस 1,64,000, 62,000 प्लस 1,64,000 दिस कम्स आउट टू बी 2,26,000। टोटल कर लीजिएगा 3,31 ही आ रहा होगा। तो देखें यहाँ पर 23, 62 इसने अलग अलग दिखा रखा है, कंबाइन करके भी दिखा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। समझ में आ गया आपको? इसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशन कैरेज आउटवर्ड आपको दिख रहा है, सेल्स की रेशो में बांटेंगे, ठीक है। कहाँ है भाई ये बाटर का टर्नओवर रेशो 9:19 के अंदर, ठीक है। इसके बाद आप देखिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 18,000 है, इसे टाइम रेशो के अंदर बांटेंगे, तो ये आपका आ गया 6 और 12, ठीक है। इसके बाद आप देखिए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर सारा का सारा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड होगा, ये यहाँ पर लिख रखा है, इसने आगे पीछे क्यों कर रखा है भाई। सेल्स कमीशन टर्नओवर रेशो में बांटेंगे। अब बेड डेट्स जो है वो कितने हैं 98,000, भाई 98 लेंगे ना, और किस रेशो में, टर्नओवर रेशो में, तो देखिए 98,000 और वो भी टर्नओवर रेशो में 9:90 में। यहाँ लिखते रहिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए भी, ठीक है। ये भी आपका इसके साथ हो गया। इसके बाद आपका अंडर राइटिंग कमीशन सारी पोस्ट में आएगी, प्रिलिमिनरी पोस्ट में आएगा, ऑडिट फीस कंपनी की है उसने बताई दी आपको, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर सारा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्री पीरियड में ही बिक गया था, तो सारा प्री के अंदर लेके जाएंगे, समझ में आया। इसके बाद दैट्स इट। तो ये आपके रेवेन्यू आए थे उसमें से सब माइनस कर दीजिए, नेट प्रॉफिट आ गए प्री के और ये पोस्ट के। सो दिस इज द अमाउंट दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो उसने हमसे स्टेटमेंट मांगी थी और हमने भी उसे बड़े बेहतरीन तरीके से स्टेटमेंट शोइंग एलोकेशन होगा, और हमेशा वो यही आपसे मांगेगा। तो इस तरह की, खैर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ये 12 मार्क्स तक चला जाता है, सिंपल क्वेश्चन 8 नंबर का आता है इसका। तो उम्मीद करता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया किस तरीके से करना है, ठीक है। दिस इज द मोस्ट टेक्निकल क्वेश्चन, मैं अब आपको इनमें बता रहा हूँ होने के बाद, इससे टेक्निकल कोई भी क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं है। कोशिश करिए पहले आप खुद क्वेश्चन करिए, उसके बाद जहाँ फंसे उसके बाद आप इसे नोट डाउन करिएगा। थैंक यू। ये नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द पार्टनर्स ऑफ मैत्री एजेंसीज डिसाइडेड टू कन्वर्ट द पार्टनरशिप इनटू अ प्राइवेट लिमिटेड MA प्राइवेट लिमिटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी। 1 जनवरी से वो उसे कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। 1 जनवरी 2002 मान लेते हैं इसको। द कंसिडरेशन वाज दिस एंड द बैलेंस शीट डेट दिस। एक दिन पहले की जो बैलेंस शीट है उसके बेसिस पे उन्होंने PC डिसाइड किया, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हाउएवर ड्यू टू प्रोसीजरल डिले द कंपनी कुड बी इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अप्रैल। जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है वो इनकॉर्पोरेट हुई है कब, 1 अप्रैल को, ठीक है। मीनवाइल द बिजनेस वाज कंटिन्यूड ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी एंड द कंसिडरेशन वाज सेटल्ड ऑन दैट डे। ऑन दैट डे का मतलब 1 अप्रैल, जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है इसी दिन PC को सेटल किया गया विद इंटरेस्ट ऑफ 12%। द सेम बुक्स ऑफ अकाउंट्स वर कंटिन्यूड बाय द कंपनी विच क्लोज्ड इट्स अकाउंट ऑन 31st फर्स्ट टाइम ऑन 31st मार्च। अगले साल 31 मार्च को फर्स्ट टाइम उन्होंने अपने अकाउंट्स क्लोज किए। प्रिपेयर द फॉलोइंग समराइज्ड P&L, ये आपको गिवन है। The company only borrowing was a loan of 50 lakh at 12% to pay the purchase consideration due to the firm and working capital requirement। कंपनी ने 50 लाख रुपए का लोन लिया 12% से टू पे द PC कब पे किया है, 1 अप्रैल को। तो ऑब्वियसली हम यही मानते हैं कि 50 लाख का जो लोन है वो कब लिया होगा, 1 अप्रैल को। तो इस पे अगर पूरे साल का इंटरेस्ट देखें तो कितना बनता है,
इस पे पूरे साल का इंटरेस्ट बनता है सर आपका 6 लाख रुपए, ये सुनो। और ये सारा का सारा जो है क्यों होगा, क्या माना जाएगा, पोस्ट। क्यों माना जाएगा पोस्ट, समझ में आ रहा है, क्योंकि हम मान रहे हैं कि 1 अप्रैल को ये लोन लिया गया है, ठीक है। तो 6 लाख रुपए का पोस्ट का लोन हो गया। तो यहाँ इंटरेस्ट है 951, जिसमें 6 लाख अगर पोस्ट है तो 3,51,000 हम क्या मानेंगे, प्री। द कंपनी वॉज एबल टू डबल द एवरेज मंथली सेल्स ऑफ द फर्म फ्रॉम 1 अप्रैल 2002, बट द सैलरीज ट्रिपल्ड फ्रॉम दैट डे। ओके, it hold occupy additional space of from this date for which the rent is 30,000 per month। तो ये सारा पोस्ट में जाएगा। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट, तो देखिए सबसे पहले वही करना है, प्री और पोस्ट की रेशियो निकालिए, कंप्यूटेशन ऑफ टाइम रेशियो। 1 अप्रैल 2002, 1 अप्रैल को डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और 31 मार्च तक, तो यहाँ 3 महीने आपके आते हैं, यहाँ 12 मंथ्स, तो 3:12 1:4 आता है। क्वेश्चन में उम्मीद करता हूँ आप खुद करेंगे, जस्ट आपको समझा रहा हूँ। फिर टर्नओवर रेशियो, नॉर्मल सेल्स रही तो उसको हमने एक्स लिया जनवरी फरवरी मार्च में, उसके बाद सेल्स हमारी डबल हो गई, 2x हो गई सारी, जो उसने क्वेश्चन के अंदर आपको बताया है, ठीक है। तो इसकी जब आप रेशियो निकालेंगे 3x और 24x कम्स आउट टू बी 1:8, ठीक है। इसके बाद इंटरेस्ट का मैंने आपको बता दिया, 50 लाख का 12% पोस्ट, तो बाकी सारा हम मानेंगे कि प्री का था, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए ना, जो पीसी है 1,17,00,000 की है, जिसमें 50 लाख का तो उसने बता ही दिया कि ये बात का है, तो ऑब्वियसली फिर बाकी 3 महीने का कितना, उसकी कोई कैलकुलेशन तो हमारे पास है नहीं करने के लिए, तो हम मानेंगे वो प्री का है, ठीक है। और इसके बाद सैलरी की बात आती है, तो नॉर्मल सैलरी अगर हम एक्स मान लें तो प्री पीरियड में 3 महीने हैं। देखिए आप देखिए सैलरी जो है ट्रिपल हुई है फ्रॉम दैट डेट, डेट डेट कौन सी है, 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से ट्रिपल हुई है, तो अप्रैल से ट्रिपल हुई है, उससे पहले जनवरी फरवरी मार्च, तो नॉर्मल सेल्स गई होगी, नॉर्मल सैलरी एक्स गई होगी 3 महीने के लिए 3x, और उसके बाद ट्रिपल हो गई तो अगले 12 महीने के लिए 3x से गई 36x, तो 3:36 1:12 आ जाता है, ठीक है। इसके बाद चलिए सेल्स आपको गिवन है, तो ये तो आपकी टर्नओवर रेशियो में आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगेन टर्नओवर रेशियो में आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसके बाद सैलरीज आपने रेशियो निकाल रही उसमें डिस्ट्रीब्यूट होंगी। डिप्रिसिएशन टाइम रेशियो में, एडवर्टीजमेंट आपका सेल्स रेशियो में, डिस्काउंट आपका सेल्स रेशियो में। फिर देखिए इसमें आपको एमडी रेम्युनरेशन गिवन है, एमडी कंपनी का होता है, इसलिए सारा का सारा जो है हम पोस्ट मानेंगे। इसके बाद जो मिसलिनियस ऑफिस एक्सपेंसेस आपको गिवन है दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द टाइम रेशियो, ठीक है, तो इसको आप टाइम रेशियो के अंदर ले लेंगे। इसके बाद रेंट, रेंट रह गया, 1 जुलाई से आपने एक्स्ट्रा रेंट पे किया है, तो देखिए इसके लिए वर्किंग नोट बना लेते हैं। रेंट की अगर आप बात करें तो टोटल रेंट अगर आप देखें तो हमने कितना पे किया है, कहाँ गया भाई, 7,20,000, ठीक है, 7,20,000, जिसमें अगर आप देखें तो आपने कुछ एडिशनल स्पेस लिया है एक्सक्लूसिव, ठीक है, जो कि पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के अंदर आ रहा है आपका। तो एक्सक्लूसिव फॉर पोस्ट इनकॉर्पोरेशन आपने 1 जुलाई को लिया है 30,000 रुपये महीने के हिसाब से, 9 महीने का कितना हो जाता है, भाई 1 जुलाई से 31 मार्च तक लोगे ना, ये सुनो, तो कितना हो गया ये बेटा, 30,000 × 9 2,70,000। तो जो आपका बैलेंस बचेगा 0.5 यहाँ पर आपका 6 में से 4,50,000, ठीक है, ये आपका बैलेंस बचेगा, जिसको आप फिर किस रेशो में लेंगे, टाइम रेशो में, ठीक है। अब टाइम रेशो अगर आप देखें तो आपकी कितनी आ रही है, 1:4 आ रही है, तो 1:4 में इसे आप बांटेंगे, तो प्री आपका आ जाएगा 90,000 और पोस्ट आ गया आपका 3,60,000, ठीक है, जिसमें 270 एक्सक्लूसिवली जो पोस्ट के लिए था वो इसमें अब ऐड कर दीजिए, तो 3 और 2 5 और 6 6,30,000, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए 90 और 630, ठीक है, इंटरेस्ट हमने निकाल ही लिया था, तो यहाँ आपका लॉस आ गया, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। बस समझ लिया आपने, करिए खुद, जहाँ फंसेंगे उसके बाद आप क्रॉस चेक करिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी आपको। समझ में आई बात? चलिए, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामा उद्योग लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन August 1. It had acquired the running business of Rama and Company with effect from April 1. During the year the total sales were this. The sales per month is first half year were half of what they were in the later half year. मतलब अगर बाद में x थी तो उस पहले x/2 थी। नेट प्रॉफिट इतने आए, डिप्रिसिएशन डायरेक्टर्स फीस पोस्ट होगी, पोस्ट,
टाइम से टर्नओवर रेशियो, इंटरेस्ट ऑन वेंडर अप टू अगस्त 31, प्री और पोस्ट। तो उम्मीद करूँगा पहले आप इसे खुद ही करें, उसके बाद देखें। चलिए, टाइम रेशियो आपने निकाला होगा 1 अप्रैल से 1 अगस्त, फिर 1:2 आएगा आपका। टर्नओवर रेशियो में देखिए पूरा टाइम स्केल बनाइए। देखिए इसमें टाइम लगता है, लेकिन आप बनाइएगा ऐसी, गलती होने के चांसेस कम है। बाद में सेल्स x मान ली मैंने, लेट द नॉर्मल सेल्स भी x ऑफ लेटर हाफ ईयर, तो पहले x/2 होंगी। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 है, तो 4 × x/2 2x आ गया, और यहाँ x/2 2 बार है तो 2 × x/2 और 6x, तो 7x, रेशो 2:7। तो जीपी हमने इस रेशो में बांट दिया, ठीक है। डेप्रिसिएशन अपना टाइम रेशो में, डायरेक्टर फीस पोस्ट, प्रीलिमिनरी पोस्ट, ऑफिस एक्सपेंस टाइम रेशो में, सेलिंग टर्नओवर रेशो में। इंटरेस्ट ऑन वेंडर के लिए हमने बेसिकली वर्किंग नोट बना लिया है 31 अगस्त तक का। 1 अगस्त इज द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो यहाँ 4 मंथ्स या 4:1 में आप इसे बांटेंगे, ठीक है, जो आपको सिखाया गया था। तो ये प्री और पोस्ट के आपके प्रॉफिट आ गए। तो दिस इज द चैप्टर। अब आप अपनी बुक के सारे क्वेश्चन कर लीजिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच। मेन जो है देखिए, आपको जो इनिशियल चार्ट दिया था उस पर फोकस करना है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। एग्जाम टाइम पे आप उसी को ही रिवाइज करेंगे।